वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। आज जो हमारी CHO की क्लास है उसका टॉपिक होगा कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट एंड सुपरविजन। ठीक है, ये भी CHO का एक पार्ट है और सिलेबस का आपका। ठीक है, तो ये टॉपिक भी आपको पता होना चाहिए जब आप CHO बन जाएंगे तो किस तरह से आप अपने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर कम्युनिकेशन करेंगे अपने जो फॉलोअर्स हैं उनका, जैसे ANM है, हेल्थ जो वर्कर्स होते हैं, ठीक है, और आशा वगैरह है, उनके साथ आपका कम्युनिकेशन किस तरह से होना चाहिए, आप हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को किस तरह से मैनेज करोगे, और एक सुपरविजन का भी आपका काम होगा। तो ये सारी चीजें भी आपको आनी चाहिए। तो यही टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम इंपॉर्टेंट MCQs भी इसके साथ देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट एन इंफॉर्मेशन बेस्ड सिस्टम। इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इंफॉर्मेशन बेस्ड सिस्टम का पार्ट नहीं है। MIS, DSS, SIS और SDS। तो सही आंसर आपको बताना है इसमें से क्या होगा। तो ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन D इज द राइट आंसर। SDS इसका इंफॉर्मेशन बेस्ड सिस्टम है, उसका पार्ट नहीं है। तो हम जो तीसरे जो ऑप्शन है, तीन और जो ऑप्शन है उनके भी फुल फॉर्म जान लेते हैं क्या होता है। MIS की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और DSS की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डिसीजन सपोर्टिव सिस्टम, और SIS की जो फुल फॉर्म होती है सीवियर इंटेलिजेंट स्टोरेज। ये तीनों ही क्या है, इंफॉर्मेशन बेस्ड सिस्टम से रिलेटेड है, बल्कि SDS नहीं है, ऐसा कोई वर्ड इसमें नहीं आता है इंफॉर्मेशन बेस्ड सिस्टम में। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, D ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ दीज फैक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिकेशन ग्रोथ। कम्युनिकेशन ग्रोथ के लिए कौन सा फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है, रिक्वायरमेंट इसकी नहीं पड़ती है। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है, ग्रोथ इन साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेगेटिव एटमॉस्फेयर, ग्लोबलाइजेशन और पब्लिक रिलेशंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। कम्युनिकेशन ग्रोथ के लिए किस फैक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन B इज द राइट आंसर, नेगेटिव एटमॉस्फेयर। नेगेटिव एटमॉस्फेयर की जरूरत नहीं पड़ती है कम्युनिकेशन के लिए, बल्कि ग्रोथ इन साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की भी जरूरत होती है, ग्लोबलाइजेशन की भी होती है और पब्लिक रिलेशन की भी होती है। तो हमारा राइट आंसर इसमें B है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, इसमें से आपको बताना है ट्रू और फॉल्स क्या होगा। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। सभी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज डज नॉट कम अंडर बिहेवियर साइंस। बिहेवियर साइंस के अंदर कौन सा इसमें नहीं आता है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन A है ग्लोबलाइजेशन, साइकोलॉजी, ऑप्शन C है सोशियोलॉजी या ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। तो अंडर बिहेवियर साइंस में कौन सा नहीं आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A इज द राइट आंसर। ग्लोबलाइजेशन से नहीं होता। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश के बीच में जो आपस में वार्तालाप या फिर जो दोनों कनेक्टिविटी होती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। बल्कि जो बिहेवियर साइंस है, अंडर बिहेवियर साइंस के अंदर क्या साइकोलॉजी आती है, सोशोलॉजी आती है और ट्रांजैक्शनल एनालिसिस भी आता है। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का मतलब क्या होता है, ये भी एक तरह का ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी इसमें की जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, which of these element is not involved in the process of communications।
कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है उसमें कौन सा इसमें कंपोनेंट यूज में नहीं आता है, तो हमको समझना पड़ेगा सबसे पहले कि कम्युनिकेशन की प्रोसेस होती क्या है, किस तरह से होती है। तो इस फिगर के थ्रू हम आसानी से समझ सकते हैं एक कम्युनिकेशन की प्रोसेस को। इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक सेंडर होता है, सेंडर मतलब जो मैसेज को भेजता है, ठीक है। उसके बाद जो मैसेज होता है उसकी क्या होती है, एनकोडिंग होती है, उसकी क्या कोड बनाया जाता है, और फिर क्या होता है, मैसेज आता है। मैसेज किसके थ्रू जाता है, चैनल के थ्रू जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मैसेज बोल सकते, चैनल बोल सकते हैं। इसके थ्रू क्या होती है, उसकी डिकोडिंग होती है, फिर उसको क्या करता है, जो रिसीवर होता है वो प्राप्त करता है किसको, मैसेज को, किसके थ्रू, किसके रूप में, डिकोडिंग के रूप में, उसको क्या करता है, डिकोड करता है। इसके बाद जो रिसीवर होता है उस जो मैसेज उसने लिया है उसका क्या देता है, उसको फीडबैक देता है। फीडबैक किसको देता है, वो सेंडर को देता है कि मैंने ये मैसेज प्राप्त कर लिया और ये मैसेज है, ठीक है। तो ये होती है एक तरीके से क्या, कम्युनिकेशन की प्रोसेस। तो इसमें कुछ क्या आ जाते हैं, बैरियर्स भी आ जाते हैं, जैसे नॉइज वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, रुकावट डालते हैं एक तरीके से किसमें, कम्युनिकेशन की प्रोसेस में। इसमें कई तरह के होते हैं बैरियर, नॉइज भी हो सकता है, एयर पॉल्यूशन वगैरह भी हो सकते हैं, और अदर कंटेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे चैनल में किसी तरह की रुकावट आ गई, तो वो भी क्या होता है, बैरियर होते हैं कम्युनिकेशन की प्रोसेस में। तो ये है एक तरीके से इसके कंपोनेंट्स कम्युनिकेशंस के। तो आपको इसमें से बताना है कि कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें कौन सा एलिमेंट यूज में नहीं आता है। तो इसमें क्या होता है, सेंडर भी होता है, मैसेज भी होता है, और चैनल भी होता है। तो क्या नहीं होता है इसमें, पाइप नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इज द थर्ड एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का जो थर्ड एलिमेंट है वो क्या होता है, वो आपको बताना है। सेंडर है, चैनल है, मैसेज है, या रिसीवर है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, राइट आंसर विल बी द चैनल। क्या होगा इसका, चैनल इज द राइट आंसर। थर्ड एलिमेंट्स होता है, सेंडर होता है, उसके बाद मैसेज होता है, उसके बाद चैनल होता है, उसके बाद क्या होता है, रिसीवर होता है। इस तरह से कि इसकी क्या होती है, कम्युनिकेशन की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशंस विच ऑफ दीज कमांडमेंट शुड वन नॉट फॉलो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कौन सा जो कमांडमेंट है उसको फॉलो नहीं किया जाता है वो आपको बताना है। नॉट का ध्यान में रखना है, नॉट फॉलो। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, इनएडिक्वेट मीडियम, क्लियरिटी और एडिक्वेट मीडियम। तो इसमें से आपको बताना है ऐसा एलिमेंट या ऐसा कमांडमेंट जो इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के लिए ज़रूरी नहीं होता है। तो आप ऑप्शन देख के ही समझ गए होंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सही आंसर है इसका, इनएडिक्वेट मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि एडिक्वेट मीडियम की ज़रूरत होती है किसके लिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन भी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए कम्युनिकेशन में, और एडिक्वेट मीडियम होना चाहिए। बल्कि क्या नहीं होना चाहिए, इनएडिक्वेट मीडियम नहीं होना चाहिए। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है हमारा, टू मेक आवर कम्युनिकेशन इफेक्टिव वी शुड फॉलो डैश सी एंड डैश एस। हमारी जो कम्युनिकेशन है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए हमें कितने सी और कितने एस को फॉलो करना चाहिए। तो ये समझ लो कि सबसे पहले कि सी और एस क्या होता है, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले तो बताना है इसके नंबर्स क्या हैं, कितने सी होने चाहिए और कितने एस होने चाहिए। तो हमारा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 7 और 4, 7 सी होने चाहिए, और 7 सी कौन कौन से वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी स्लाइड के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि 7 सी कौन से होते हैं और 4 एस कौन कौन से होते हैं। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के लिए 7 सी होने चाहिए और 4 एस होने चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी, सी और डी ये नहीं होगा, क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 7 और 4। तो अब देख लेते हैं हम 7 सी कौन कौन से होते हैं और 4 एस कौन कौन से होते हैं। 7 सी में जैसे कि आपको इसमें फिगर में दिख रहा है, 7 सी होती है, कोहेरेंस होती है, कॉन्करेटनेस होती है, कर्टसी होती है, और करेक्टनेस होती है, क्लियरिटी होती है, कॉन्फिडेंस होता है, और कॉन्सियसनेस होता है। ये होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के लिए 7 सी। तो आप इनको ध्यान में रख सकते हैं, 7 सी ये होते हैं, ठीक है। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ ये, ताकि आपको ये याद रहे। कॉन्सियसनेस, कोहेरेंस, कॉन्क्रीट, कर्टसी, करेक्टनेस, क्लियरिटी और कॉन्फिडेंस, ठीक है। ये हो गए 7 सी। इसके बाद हम देखते हैं 4 एस कौन कौन से होते हैं। 4 एस में होते हैं शॉर्टनेस,
सिंप्लिसिटी, स्ट्रेंथ और सिंसियरिटी, ये 4S होते हैं। किस किस से रिलेटिव है ये? शॉर्टनेस मतलब क्या हो जाता है? इकोनोमाइज हो सकता है। सिंप्लिसिटी में क्या हो सकता है? इम्प्रेसिव हो सकता है। और स्ट्रेंथ में क्या होता है? कन्वीनियंस है। और सिंसियरिटी में होता है अपील होता है, किस तरह से उसको हमें अपील करना है, किस तरह से उसको आगे कम्युनिकेट करना है ताकि लोगों को समझ में आ सके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको आई थिंक अच्छी तरह समझ में आ गया। 7C क्या होते हैं और 4S कौन कौन से होते हैं। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of these is not commandment of effective communications? Effective communications का कौन सा इसमें कमेंडमेंट नहीं है? तो ऑप्शन ए है क्लियरिटी इन लैंग्वेज, ये भी होना चाहिए कम्युनिकेशन के लिए। लिसन पुअरली, होम कम्युनिकेशन स्किल और एडिक्वेट मीडियम। तो क्या होनी चाहिए? लिसन पुअरली। अगर पुअरली उसको लिसन कर रहा है, सुनाई दे रहा है, कम सुनाई दे रहा है, तो कम्युनिकेशन एडिक्वेट नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। गुड या इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या जरूर होती है? क्लियरिटी होनी चाहिए लैंग्वेज में, और कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, होम कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, ताकि आप जो होम कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये होता है कि किस तरह से एक अपनी आसानी से जो होम लैंग्वेज होती है या फिर आसानी से उसको क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। ऐसे स्किल के थ्रू क्या होता है? कम्युनिकेट करना चाहिए। तो ये भी ठीक है। इसके बाद एडिक्वेट मीडियम कैसा होना चाहिए? मीडियम भी एडिक्वेट होना चाहिए ताकि कम्युनिकेशन आसानी से या अच्छी तरह से क्लियरिटी से हो सके। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? लिसन पुअरली। ये इसका क्या नहीं है? इफेक्टिव कम्युनिकेशंस का कमांडमेंट नहीं है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये भी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या होना चाहिए? क्लियर मैसेज होना चाहिए, करेक्ट मैसेज होना चाहिए, कंप्लीट मैसेज होना चाहिए एंड प्रीसियस मैसेज होना चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए उसमें, कंसिडरेशंस ऑफ प्रिसिपेंट होना चाहिए और सेंडर्स कर्टसी होनी चाहिए। ये सारी क्या हैं? इसके कम्युनिकेशन को इफेक्ट बनाने के इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट? कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है उसको कब कंप्लीट समझा जाएगा? ऑप्शन ए है व्हेन द सेंडर ट्रांसमिट द मैसेज, जब सेंडर क्या करता है? मैसेज को ट्रांसमिट करता है तब समझा जाएगा। या व्हेन द मैसेज एंटर द चैनल, जब चैनल के अंदर मैसेज एंटर हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट बोलेंगे। या व्हेन द मैसेज लीव द चैनल, जब लीव मतलब चैनल में से निकल जाएगा मैसेज, उस प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट बोलेंगे। या फिर ऑप्शन डी है व्हेन द रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज, या फिर जब रिसीवर मैसेज को अंडरस्टैंड कर लेता, समझ लेता, उसको हम क्या बोलेंगे? कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है, क्या होगा? 4 ऑप्शन मैंने आपके सामने रीड कर दिए हैं। अगर आपको इसका आंसर्स पता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करें और ये भी जरूर बताएं कि आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप कमेंट्स कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर व्हेन द रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज। जब रिसीवर होता है जो मैसेज को क्या कर सकता है? अंडरस्टैंड हो जाता है, उसको समझ में आ जाता है क्या है मैसेज, तो उसी समय हम क्या समझ लेते हैं कि कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया अच्छी तरह से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। Now, dash means to impart understanding of the message. Dash means to impart understanding of the message. मैसेज को अंडरस्टैंड करना, समझ लेना ही क्या कहलाता है? इसमें से बताना आपको एनकोडिंग है, डिकोडिंग है, चैनल है या फीडबैक है। हमने इसकी प्रोसेस पढ़ी थी अभी। इसमें कम्युनिकेशन प्रोसेस में हमने इसको अच्छी तरह से डिटेल से स्टडी करवाया था मैंने आपको कि जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस है वो क्या होती है, किस तरह से होती है। तो उसी में से आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा कि किस प्रोसेस को हम बोलेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा डिकोडिंग। डिकोडिंग इज द प्रोसेस व्हेन अंडरस्टैंड ऑफ द मैसेज। ठीक है, एनकोडिंग का मतलब क्या होता है कि सेंडर क्या करता है? मैसेज को भेजता है तो उसको किस कोड में परिवर्तित करके और चैनल के थ्रू क्या करता है? रिसीवर को भेजता है। तो रिसीवर को भेजने से पहले रिसीवर जब उस मैसेज को क्या करता है? डिकोड करता है। ठीक है, उसको जो कोड है उसको समझ लेता है, उसको डिकोडिंग कर लेता है, तो उस प्रोसेस को तो हम क्या बोलेंगे? डिकोडिंग बोलेंगे। और किसके थ्रू जाता है मैसेज? चैनल के थ्रू जाता है। उसके बाद रिसीवर होता है वो क्या करता है? उसकी फीडबैक देता है। ठीक है, कि किस तरह से उसने ये इसका इफेक्ट आया है, फॉलो अप करता है किसको? वापस से सेंडर को। ठीक है, तो ये क्या है? इसकी प्रोसेस है, कम्युनिकेशन की प्रोसेस।
नेक्स्ट हमारा है द हेल्थ बिलीफ मॉडल इज यूज टू डेवलप। जो हेल्थ बिलीफ मॉडल है वो किसके लिए डेवलप किया गया था, किसके लिए इसको यूज किया गया था, ये आपको बताना है। तो ये वाला जो टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ बिलीफ मॉडल क्या होता है। और भी आप इसके बारे में डिटेल से स्टडी करने वाले हैं या इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने इसका वीडियो अलग से सेपरेट बना रखा है कि हेल्थ बिलीफ मॉडल क्या होता है। तो उसको आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं कि हेल्थ बिलीफ मॉडल क्या है, किसने इसका इन्वेंट किया था, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो मैंने इसको पूरी डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर रखा है हेल्थ बिलीफ मॉडल को। तो आप चैनल पर जाकर के वो आराम से देख सकते हैं, अच्छी तरह से समझ सकते हैं उसको कि क्या होता है हेल्थ बिलीफ मॉडल, क्योंकि ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है ये भी। तो आपको यहाँ पर बताना है केवल इसका आंसर कि जो हेल्थ बिलीफ मॉडल है वो किसके लिए यूज किया गया था। ऑप्शन ए है प्रिवेंटिव एंड इंटरवेंशन प्रोग्राम के लिए, या इंटरवेंशन प्रोग्राम ओनली, या प्रिवेंटिव प्रोग्राम ओनली, या फिर इंटरवेंशन एंड लॉन्ग टर्म सर्च प्रोग्राम के लिए इसको यूज किया। तो राइट आंसर आपको बताना है इसमें क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हेल्थ बिलीफ मॉडल है उसको प्रिवेंटिव प्रोग्राम में यूज किया जाता है। कोई भी डिजीज हो जाती है तो उस डिजीज को कैसे रोक सकते हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी ऐसी मेजर्स यूज में करते हैं, कैसे हम अपने बिहेव में चेंजेस लाते हैं, किसके लिए, प्रिवेंटिव डिजीज के लिए। तो हेल्थ बिलीफ मॉडल भी क्या है, एक साइकोलॉजिकल ही मॉडल है जो हॉचमैन कीगल ने 1950 में दिया था इसको। और इसमें क्या है कि इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ह्यूमन जो होता है, कोई भी इंडिविजुअल होता है वो अपने ह्यूमन बिहेवियर में क्या चेंजेस लाता है जिसके थ्रू क्या कर सकता है, वो कोई भी डिजीज है उसको होने से या उसके इफेक्ट को कम करने से रोक सकता है। तो ये कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ये होते हैं आपके सामने दिख रहे हैं। परसीव्ड ससेप्टिबिलिटी है, सीवियरिटी है, परसीव्ड बेनिफिट्स है, क्यू टू एक्शंस है और सेल्फ एफिकेसी है। अब ये क्या क्या होते हैं, परसीव्ड ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, परसीव्ड सीवियरिटी क्या होती है, बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्यू टू एक्शंस क्या होते हैं और सेल्फ एफिकेसी क्या होती है, ये सारे मैंने इस मॉडल के अंदर डिटेल से स्टडी करवा रखे हैं। तो आप वहां जाकर के इनको देख सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ दीज मूव फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल, जो ग्रास रूट लेवल होता है उसमें कौन सा कम्युनिकेशंस अप्लाई होता है, ठीक है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है, डायगोनल कम्युनिकेशन होता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है, लेटरल कम्युनिकेशन होता है। तो डाउनवर्ड्स तो क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है। डाउनवर्ड्स मतलब जैसे हाई अथॉरिटीज होती है तो वो जो होती है वो नीचे वाले को क्या करती है, कम्युनिकेट करती है वो वाला। या फिर डायगोनल्स है, ठीक है, ऑब्लिक में जाता है। या अपवर्ड, अपवर्ड का मतलब होता है कि जो ग्रास रूट से और कहाँ की ओर चलता है कम्युनिकेशन, हाई अथॉरिटी की ओर चलता है, उसको हम बोलते हैं अपरूट कम्युनिकेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, अपरूट कम्युनिकेशन। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट। ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है तो आप इसको देख लें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कम्युनिकेशन को कंप्लीट कब समझा जाएगा, व्हेन द रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा हैज बीन रेस्पॉन्सिबल फॉर इन डैश इन रूरल एरिया। जो आशा होती है वो कितनी पॉपुलेशन के ऊपर होती है, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन ए इज 1000 पॉपुलेशन, 2000 पॉपुलेशन, 3000 और 4000 populations. The right answer is the option A is the right answer, 1000 population. है VHNC stand for, VHNS किसके लिए होता है, इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। VHSNC stand तो विलेज हेल्थ एंड सीनियर नर्सिंग कमांडमेंट होता है, या वेक्टर हेल्थ साइंस एंड नॉन कम्युनिकेबल होता है। सी ऑप्शन है विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी होती है, या फिर नन ऑफ दीज होते हैं। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आता है कि VHNS क्या होता है, ये कभी आप कैसे पूछ लेते हैं, या तो इसके फुल फॉर्म बताइए, या इसमें कितने मेंबर्स होते हैं ये बताइए, और इसका जो
किस किस तरह से इसकी कमेटी गठित होती है, कितने साल के लिए होती है, ये सारे क्वेश्चन इसमें से कभी कभी इसमें आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें जो मिनिमम जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, 15 होते हैं। और कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, जैसे आशा हो गई, ग्राम पंचायत की जो मेंबर्स हैं वो हो गए। इसके अलावा जो एक होता है मेडिकल स्टाफ है, गवर्नमेंट मेडिकल का जो स्टाफ है वो इसका मेंबर होता है। ठीक है, और महीने में इसकी एक बार क्या होती है, मीटिंग होती है। इसके अलावा ये जो वर्क करती है वो किसके लिए काम करती है, जो रूरल एरिया है या फिर जो जहाँ पर सब सेंटर्स होते हैं उस पर क्या करती है, ये हेल्थ एंड सैनिटेशन का इम्प्रूवमेंट का काम करती है। इसके अलावा जो भी हेल्थ से रिलेटेड इशू है, प्रोग्राम्स हैं, उनको क्या करती है, वापस से कंटिन्यूस करना करती है, उनको मॉनिटर का काम करती है, उनको चलाने का काम करती है। कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, कोई भी न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, उनका क्या करती है, डिस्कस करती है। इसके अलावा यहाँ पर इस पर फंड भी आता है, जिसको बोलते हैं अनटाइडी फंड बोलते हैं, जो 10,000 का होता है और ईयर में एक बार आता है। ठीक है, जॉइंट अकाउंट होता है इसमें। आशा और क्या बोलते हैं उसको, ग्राम जो पंचायत होती है, मेंबर होता है पंचायत, जो मेंबर होता है उसका चेयरपर्सन होता है, उसके दोनों के जॉइंट अकाउंट में इसका जाता है पैसा आता है। उसी के बेस के ऊपर या उसके ऊपर क्या होता है, इसका पूरा उस पर ही खर्च किया जाता है, इस पर सैनिटेशन पर, न्यूट्रिशन पर, और कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो गई, चिल्ड्रन से रिलेटेड हो गई, एडोलेसेंस से रिलेटेड हो गई। ठीक है, तो इस पर क्या किया जाता है, उसका सारा खर्चा किया जाता है। ये होती है VHSNC। ठीक है, कमेटी होती है ये। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, ईच सब सेंटर इज लोकेटेड इन प्लेन एरिया। जो सब सेंटर होता है वो कितनी पॉपुलेशन के ऊपर लोकेटेड होता है, प्लेन एरियाज में, उसकी पॉपुलेशन बता देती है आपको। ऑप्शन ए है 1000 पॉपुलेशन पर, 3000, 4000 या 5000। तो सब सेंटर होता है 3000 से लेकर के 5000 की पॉपुलेशन पर। 3000 होता है हिली एरियाज में, और जो प्लेन एरियाज होते हैं उसकी जो पॉपुलेशन होती है वो होती है 5000 पॉपुलेशन होती है। उसके ऊपर क्या होता है, एक सब सेंटर होता है। आशा प्रेफरेबली इन द एज ग्रुप। जो आशा होती है, ठीक है, आशा को NHM के थ्रू सिलेक्ट करके और इसको अपॉइंट किया जाता है, उसकी आपको बतानी है, एज बतानी है। तो ऑप्शन आपके सामने है। ए ऑप्शन है 35 से लेकर 40 ईयर की होती है, 25 से 35 की, 25 से 45 या 25 से 55 ईयर की होनी चाहिए उसकी एज। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 25 से लेकर के 45 तक की एज होती है, उसको आशा के लिए इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो और आशा के आपको से रिलेटेड और भी इसमें क्वेश्चंस हैं, वो मैंने इसमें डाले हैं, तो आप देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक जरूर। MPWs आर द हेल्थ वर्कर दैट आर पोस्टेड एट। जो MPW होते हैं, ठीक है, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स, ये क्या होते हैं, किस पर लोकेटेड होते हैं, किस पर पोस्टेड होते हैं। ऑप्शन ए है सब सेंटर पर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर, या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर। तो इसका जो राइट आंसर है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सब सेंटर लेवल पर होते हैं MPW। आंगनवाड़ी सेंटर्स अंडर, जो आंगनवाड़ी होती है वो किसके अंदर आती है, ICDS, यूनिसेफ, FAO या फिर केयर के अंदर आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के अंदर क्या आती है, आंगनवाड़ी आती है। नेक्स्ट इज द मॉड्यूलर ट्रेनिंग इज फॉर पीरियड ऑफ 30 डेज इन 5 एपिसोड। जो आशा की जो ट्रेनिंग होती है, ठीक है, वो कितने दिन की होती है, 23 डेज की उसको ट्रेनिंग दी जाती है। कितने एपिसोड में, 5 एपिसोड में दिए जाते हैं, और कितने टाइम के अंदर अंदर उसको दे देनी चाहिए, तो वो आपको बताना टाइम पीरियड। ओवर 4 मंथ है, ओवर 6 मंथ है, ओवर 9 मंथ है, या ओवर 12 मंथ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होता है 1 साल के अंदर अंदर उसको क्या दी जाती है, 23 डेज की 5 एपिसोड की ट्रेनिंग दी जाती है आशा को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ओवर 12 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर। ठीक है, MPW होता है, तो मेल और फीमेल दोनों, वाज इंट्रोड्यूस एज पर द रिकमेंडेशन। किसकी रिकमेंडेशन पर MPW है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, उस कमेटी का नाम बताना है आपको। ऑप्शन ए इज द बोर कमेटी, करतार सिंह कमेटी, चड्डा कमेटी और श्रीवास्तव कमेटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, करतार सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर ही क्या किया गया था, MPW को इंट्रोड्यूस किया गया था। This is the last step in process
ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो प्रोसेस होती है, कोई भी अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको सॉल्यूशन हम जो निकालते हैं तो उसकी भी क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप कुछ प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को बताना है आपको। उसकी लास्ट स्टेप कौन सी होती है, लास्ट स्टेप को हम क्या कहेंगे। तो ऑप्शन ए है डिजाइन अ सॉल्यूशन है, डिफाइन अ प्रॉब्लम है, प्रैक्टिसिंग द सॉल्यूशन है, या ऑर्गेनाइजिंग द डाटा है। तो ऑर्गेनाइजिंग द डाटा तो कोई लेना देना है नहीं इस चीज से, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग से। तो इसका जो राइट आंसर वो आपको बताना है। इसके बाद ऑप्शन ए है डिजाइन अ सॉल्यूशन और डिफाइन अ प्रॉब्लम और प्रैक्टिसिंग द सॉल्यूशन। तो इसका जो राइट आंसर वो मैं बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो प्रोसेस है वो किस तरह से होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रैक्टिसिंग द सॉल्यूशन। तो इस फिगर के थ्रू आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, प्रॉब्लम है उसको डिफाइन करते हैं, प्रॉब्लम को जानते हैं, प्रॉब्लम क्या है, कैसी है, कैसी नहीं है। उसके बाद फिर हम करते हैं उसको ब्रेनस्टॉर्म सॉल्यूशन। ब्रेनस्टॉर्म सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, कई तरह के उसके अल्टरनेट निकालते हैं उस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के, कि इस प्रॉब्लम को हम ऐसे इस सॉल्यूशन से डिफाइन कर सकते हैं, इस सॉल्यूशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सारे इसका हम क्या करते हैं, ब्रेनस्टॉर्म सॉल्यूशन उसके देखते हैं, माइंड में क्या करते हैं हम बहुत सारे उसके सॉल्यूशंस निकालते हैं किसी भी प्रॉब्लम के। उसके बाद हम क्या करें, पिक अ सॉल्यूशन। अब बहुत सारे हमारे पास सॉल्यूशन हो गए, कोई बहुत से अल्टरनेट हो गए कि इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन हो सकता है, इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन हो सकता है, इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन हो सकता है। तो ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूशन हम हमारे ब्रेन में क्या कर लेते हैं, बहुत सारे इकट्ठे कर लेते हैं। उनमें से क्या करते हैं हम एप्रोप्रिएट जो सॉल्यूशन होता है उसको क्या करते हैं, पिक करते हैं, उठा लेते हैं। उसके बाद उस सॉल्यूशन को उठाने के बाद फिर हम क्या करते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, फिर उस सॉल्यूशन को हम लागू करते हैं, सॉल्यूशन को अप्लाई करते हैं। अप्लाई को क्या भी कर सकते हैं हम, प्रैक्टिसिंग द सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। देन है रिव्यू द रिजल्ट। उसके बाद जो लास्ट जो स्टेप है, या फिर लास्ट हम इसको ये भी कह सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन, या फिर रिव्यूइंग द रिजल्ट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं था तो हमने क्या बोल दिया, यहाँ पर क्या है इसका, प्रैक्टिसिंग द सॉल्यूशन। और उसके बाद हम क्या करते हैं, रिव्यू द रिजल्ट। ठीक है, उसका रिजल्ट देखते हैं कि जो हमने सॉल्यूशन लिया है उसका क्या रिजल्ट आया। तो इस तरह से ये क्या होती है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रोसेस होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ आशा। आशा के क्या रोल होते हैं, कौन कौन से काम करती है एक आशा। तो आशा की फुल फॉर्म आपको पता ही होगी क्या होती है। आशा की कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आशा। तो आशा की फुल फॉर्म भी आप देख लीजिए क्या होती है। आशा की फुल फॉर्म होती है एलिगेट सोशल हेल्थ एक्टिविटीज। ठीक है, एलिगेट सोशल हेल्थ एक्टिविटी होती है इसकी फुल फॉर्म। तो अब आपको बताने हैं कि आशा के जो रोल्स होते हैं क्या क्या होते हैं, क्या काम करती है आशा। टू क्रिएट अवेयरनेस इन एरिया। ठीक है, बी ऑप्शन है काउंसलिंग प्रेग्नेंट वुमेन, एक्ट एज डिपोर्ट होल्डर, या ऑल ऑफ दी अबव। तो राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस ऑल आर द राइट आंसर। तो डी ऑप्शन इज द राइट। सारे ही काम करती है आशा। अवेयरनेस का काम भी करती है, काउंसलिंग का काम भी करती है, और डिपोर्ट होल्डर भी बनाती है। तो इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं, इसमें आशा है इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या करती है, काउंसलिंग करती है। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, स्किल बर्थ के लिए, अटेंडेंस के लिए, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज के लिए भी। इसके अलावा क्या करती है, कम्युनिटी सैनिटाइजेशन का भी काम करती है, जैसे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रोग्राम एक्सेट्रा। प्रोविजंस ऑफ ड्रग, मलेरिया और ट्यूबरकुलोसिस, इनका भी क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है ना। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का काम भी करती है, सर्वे ऑफ हेल्थ का भी काम करती है, डायग्नोसिस मलेरिया में भी काम करती है। इसके अलावा एस्कोर्ट का भी काम करती है, एंटीनेटल पोस्टनेटल केयर है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, उसमें भी एस्कोर्ट का काम करती है। इसके अलावा इम्यूनाइजेशन है, डायबिटीज टेस्ट है, फैमिली प्लानिंग है। ये सारे क्या है, रोल्स ऑफ द आशा। ठीक है, आशा के ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अपने एरिया में काम करती है। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रास रूट लेवल वर्कर्स एक्सेप्ट बताना है आपको इनमें से कौन सा ग्रास रूट लेवल का वर्कर नहीं है। तो ऑप्शन ए हेल्थ असिस्टेंट है, ऑप्शन बी है आंगनवाड़ी वर्कर, विलेज हेल्थ गाइड है, या ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट है। तो इसमें से आपको बताना है ग्रास रूट पर कौन सा हेल्थ वर्कर नहीं होता है, एक्सेप्ट पूछा है इसमें। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हेल्थ असिस्टेंट क्या होता है, ग्रास रूट पर नहीं होता है। MPW मेल वर्कर शुड मेनली फोकस ऑन, जो MPW होता है मल्टीपर्पज वर्कर,
मेल और फीमेल दोनों होते हैं, तो आपको बताना है मेल का क्या काम होता है इसमें। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज ये होता है, या प्रिवेंटिव हेल्थ केयर होता है, स्कूल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ऑल ऑफ द अबाउ होता है इसके फंक्शन। तो इसका जो राइट आंसर है वो सारे ही काम करता है, ये प्रिवेंटिव और कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज भी काम करता है, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के रूप में भी करता है, स्कूल हेल्थ सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, और इसके अलावा ये सारे ही काम करते हैं। तो ये इसके क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं, रोल्स कह सकते हैं इसके MPW के। है ANM वर्क शुड मेनली फोकस ऑन, जो ANM होती है क्या होता है, ये गवर्नमेंट अपॉइंटेड मेडिकल स्टाफ होता है जिसको हम क्या कह सकते हैं, MPW ही होता है पर फीमेल, ठीक है। तो इसके जो काम है वो कौन कौन से होते हैं, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड एंड रजिस्टर्स का काम करती है, इम्यूनाइजेशन का करती है, IUD इंसर्ट का करती है, ऑल ऑफ द अबाउट। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सारे ही काम करती है। रिकॉर्ड मेंटेन का, रिकॉर्ड एंड रजिस्टर मेंटेन का काम भी करती है, इम्यूनाइजेशन का भी करती है, और IUCD जो इंसर्शन है उनका भी काम करती है पट्टी वगैरह लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक यूनिट इज HIMS। HIMS की जो बेसिक यूनिट है वो क्या होगी, तो इसका आपको बताना है राइट आंसर। सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि HIMS की फुल फॉर्म क्या होती है, कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स करें और इसका आंसर बताएं कि HIMS की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या है, बेसिक यूनिट इन HMIS। तो इसकी बेसिक यूनिट क्या होती है, डाटा होती है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। टेक्निक, मॉनिटर या सुपरविजन ये नहीं होते हैं। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं इसकी जो यूनिट होती है, हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिसोर्सेज है, इंडिकेटर्स है इसमें, इसकी ये बेसिक यूनिट्स होती हैं, डाटा सोर्सेज है, डाटा मैनेजमेंट है, इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स है, और डायमेंशंस एंड यूजेस है। तो आपको ये इसके बेसिक यूनिट्स पता होने चाहिए। अब मैं बता देती हूँ आपको HIMS की फुल फॉर्म क्या होती है। HIMS की फुल फॉर्म होती है हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। कई बार ये भी इसके भी क्या होते हैं, फुल फॉर्म पूछ लेते हैं एग्जाम में। कई ऐसे वर्ड हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, जैसे आशा है, HIMS है, ठीक है, इनकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कि क्या होती है इनकी फुल फॉर्म, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन है, क्वालिटी इज मेजर्ड इन डिफरेंट एस्पेक्ट एक्सेप्ट, जो क्वालिटी है उसको किससे मेजर करते हैं, ठीक है, वो आपको बताना है इसमें किससे नहीं करते हैं, एक्सेप्ट है इसमें, ठीक है। तो जो क्वालिटी है उसको किस किस से मेजर कर सकते हैं, टाइमलेसनेस से भी कर सकते हैं, एक्यूरेसी से कर सकते हैं, और कंप्लीटनेस से भी करते हैं क्वालिटी की, बट कंपिटेंसी से नहीं करते, किसी में कंपटीशन से इसको नहीं करते हैं, इसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। जो क्वालिटी है उसका जो मेजरमेंट है टाइमलेस से करते हैं, एक्यूरेसी से करते हैं, और कंप्लीटनेस से करते हैं, लेकिन कंपिटेंसी से नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंटोरिंग। मेंटोरिंग किसको बोलेंगे, क्या है मेंटोरिंग। ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है सिस्टम ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड कंसल्टेशन दैट fosters ongoing professional development to yield sustainable high quality clinical care outcome. B option है degree of willingness to excrete and maintain an effort towards organization goal. C option है a continuous process of identifying, measuring and developing the performance of individual or team and aligning that performance to the strategic goal of the organizations. D option है a process that use dialogue and constructive feedback to help staff to improve their performance in pursuit of the organization's mission while also setting goal for growth. तो ऑप्शन आपके सामने ये है, तो ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे, मैं समझा देती हूँ आपको एक एक करके। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है system of practical training and consultation that foster ongoing professional development to yield sustainable high quality clinical care outcome। मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें क्या होता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और कंसल्टेशन के थ्रू क्या की जाती है, एक हाईली क्वालिटी क्लिनिकल केयर प्रोवाइड की जाती है, सस्टेनेबल हाईली क्वालिटी क्लिनिक केयर इसमें प्राप्त की जाती है, उसको बोलेंगे मेंटोरिंग। या फिर क्या होता है, अ डिग्री ऑफ विलिंगनेस टू एक्सक्रेट एंड मेंटेनेंस एंड एफर्ट टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन गोल, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को प्राप्त करने के लिए क्या की जाती है, या डिग्री ऑफ विलिंगनेस होती है, ठीक है, अपनी इच्छा से क्या करना, एक्सक्रेट और मेंटेनेंस देना,
किसके तरफ, एन एफर्ट टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन गोल, ऑर्गेनाइजेशन गोल को की तरफ क्या लगाना, एफर्ट लगाना, ये होता है। या फिर सी ऑप्शन है अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, या फिर कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है किसकी, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड डेवलपिंग द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल। ये क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है किसकी, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग और डेवलपिंग की, किसकी परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई करने की, या फिर मेजरिंग करने की, या डेवलपिंग करने की एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, या फिर क्या किसी टीम की, इंडिविजुअल की या किसी टीम की, एंड अलाइन दैट परफॉर्मेंस टू द स्ट्रेटेजिक गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और जो ये हमने परफॉर्मेंस उसको हमने आइडेंटिफाई किया है, मेजरिंग किया है, उसको क्या करना, स्ट्रेटेजिक तौर पर किसको में लगाना, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को प्राप्त करने में लगाना, ये है। या फिर डी ऑप्शन क्या है, अ प्रोसेस दैट यूज डायलॉग एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू हेल्प स्टाफ, या फिर ऐसी प्रोसेस या डायलॉग जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, स्टाफ की हेल्प करते हैं फीडबैक में, ये वाला प्रोसेस है। तो इसमें से आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है कि जो मेंटोरिंग है वो क्या है, एक सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम के थ्रू क्या करते हैं, इसको किया जाता है कि जिसमें एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और कंसल्टेशन के माध्यम से क्या किया जाता है, एक सस्टेनेबल हाई क्वालिटी की क्लिनिक केयर प्राप्त की जाती है, उसको बोलते हैं मेंटोरिंग। जैसे आजकल जैसे आज तुम लोग जब सीएचओ अपॉइंट हो जाएंगे तो उसमें जो कंसल्टेशन की जो प्रोसेस है वो वाली मेंटोरिंग के अंदर आती है कि आप अपने एमओ से क्या कर सकते हैं, कंसल्ट कर करके, और उसके बाद फिर आप क्या करते हो, मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करते हो। तो इस तरह से क्या होती है, एक हाईली क्लिनिकल केयर प्रोवाइड की जाती है। तो ये जो और प्रोसेस है वो क्या होती है, मेंटोरिंग की प्रोसेस होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फॉलोइंग आर द मेंबर ऑफ VHSNC एक्सपर्ट, एक्सेप्ट बताना। तो मैंने आपको बता दिया VHSNC क्या होता है, इसके कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, पूरी डिटेल मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो ऑप्शन ए है इलेक्टेड ग्राम पंचायत मेंबर्स होते हैं, आशा होती है, स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज होता है, नन ऑफ दी अबाउ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दी अबाउ होते हैं, क्योंकि सारे ही इसके क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। Now next question है these are the approaches to the study of leadership which emphasize the personality of the leader। उस अप्रोचेस का नाम बताना है या उस स्टडी का या उस थ्योरी का नाम बताना है जो आपको क्या करती है, एम्फेसाइज द पर्सनैलिटी ऑफ लीडर, एक लीडर की पर्सनैलिटी को एम्फेसाइज करती है, जिसके अंदर हम लीडर की जो पर्सनैलिटी होती है उसका जो हम स्टडी करते हैं जिस थ्योरी के अंदर, उस थ्योरी का आपको नाम बताना है। क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने है, ए है कॉन्टिजेंस थ्योरी है, ग्रुप थ्योरी है, ट्रेड्स थ्योरी है, इंस्पायरेशनल थ्योरी है। 4 थ्योरीज यहाँ पर दे रखी है आपको, उसमें से आपको ये बताना है कि ऐसी कौन सी थ्योरी है जिसमें लीडर की पर्सनैलिटी की स्टडी की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ट्रेड थ्योरी के अंदर क्या किया जाता है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी कह सकते हैं, या लीडरशिप की जो पर्सनैलिटी होती है उसकी स्टडी की जाती है, ऐसी थ्योरी को हम बोलते हैं ट्रेड्स थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफेक्टिवनेस ऑफ लीडर इज डिपेंड अपॉन मीटिंग डैश एरिया ऑफ नीड विद इन द वर्क ग्रुप। ठीक है, इफेक्टिवनेस जो होती है लीडरशिप किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, कितने एरियाज पर डिपेंड करती है, कितने एरियाज की जो मीटिंग्स होती है, वर्क ग्रुप होता है, उस पर डिपेंड करती है। द इफेक्टिवनेस ऑफ लीडर इज डिपेंड अपॉन मीटिंग 1, 3, 5 नन ऑफ द अबव। तो कौन से एरियाज हैं जिस पर इफेक्टिवनेस ऑफ लीडर डिपेंड करता है वो बताना है आपको। तो ऑप्शन इसमें बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 3 एरियाज ऑफ नीड विद इन द वर्क ग्रुप। वर्क के कितने ग्रुप होते हैं, 3 एरियाज होते हैं, उन पर अगर काम करता है कोई भी लीडर तो वो क्या होता है, एक इफेक्टिव लीडर होता है। कौन कौन से ग्रुप होते हैं, जैसे टास्क अचीवमेंट है, टीम इंटरेक्शंस है, और इंडिविजुअल मेंबर्स नीड है। ये अगर 3 एरियाज पर क्या करेगा, वर्क करता है, वर्क ग्रुप में करता है, तो वो क्या होता है, इफेक्टिवनेस लीडर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नीड सेटिंग स्टैंडर्ड एंड मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड अपॉइंटिंग सब लीडर्स अकॉर्डिंग टू आधार्स अप्रोचेस कॉल्ड। जो आधार्स अप्रोचेस है उसमें क्या कहा गया है कि नीड्स होती हैं, सेटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, एंड
मेंटेनिंग डिसिप्लिन होते हैं, एंड अपॉइंटिंग सब लीडर्स अकॉर्डिंग टू आधार अप्रोच, मतलब आधार अप्रोच के अकॉर्डिंग सब लीडर्स भी इसमें क्या जाता है, अपॉइंट किए जाते हैं। तो ऐसा जो फंक्शन होता है उसको क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन है, टास्क फंक्शन है, इंडिविजुअल फंक्शन है, या टीम फंक्शन है। तो इसको मैं बताना आपको राइट आंसर क्या होता है, जिसमें क्या होता है, नीड्स होती हैं, सेटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, और मेंटेनिंग डिसिप्लिन मेंटेन होता है, और सब लीडर्स क्या हो जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं। तो ऐसा जो फंक्शन होता है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वो किसमें होता है, टीम फंक्शन के अंदर ये सारे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओहियो स्टेट लीडरशिप स्टडी, ठीक है, ओहियो स्टेट लीडरशिप स्टडी रिलीवेंट डैश एंड मेंटेनिंग स्ट्रक्चर्स टू मेजर डायमेंशन ऑफ लीडरशिप बिहेवियर, ठीक है, कौन से इसमें आपको होते हैं ये बताना है आपको। ओहियो जो स्टेट लीडरशिप होती है उसके अंदर इसमें है, ये स्टडी है किसकी है, लीडरशिप की स्टडी है, इसका नाम है ओहियो स्टेट लीडरशिप है। इसमें कितनी इनिशिएटिव क्या होते हैं, रिलीवेंट दो होते हैं, दो मेजर डायमेंशन होते हैं, वो दो डायमेंशन आपको बताने कौन से होते हैं। टू मेजर डायमेंशंस होते हैं, कंट्रोल होता है, कम्युनिकेशन होता है, कोलैबोरेशन होता है, कंसिडरेशन होता है। तो ओहियो स्टेट लीडरशिप होती है, उसमें क्या होते हैं, एक होता है कंसिडरेशन और एक होता है इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, ये टू डायमेंशंस होते हैं, ठीक है। तो आपको इसका राइट आंसर क्या बताना है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, कंसिडरेशन। जो ओहियो स्टेट लीडरशिप की स्टडी है उसमें दो डायमेंशन होते हैं, दो डायमेंशन के ऊपर फोकस किया जाता है, किस किस के ऊपर, कंसिडरेशन के ऊपर और इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर, जो आपको मैंने यहाँ पर समझा रखा है। जैसे ये ओहियो का स्टेट लीडरशिप स्टडी है, यहाँ पर क्या है, कंसिडरेशन बिहेवियर है, और यहाँ पर क्या है, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर बिहेवियर। दो तरह के बिहेवियर होते हैं, इनिशिएटिंग और कंसिडरेशन, तो दो इसके मेजर डायमेंशन होते हैं। तो इसमें क्या ले रखा है, पहले यहाँ पे हाई कंसिडरेशन एंड लो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर है, हाई कंसिडरेशन एंड हाई इनिशिएटिंग सोर्स है, फिर है लो कंसिडरेशन एंड लो कंसिडरेशन एंड हाई इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर्स है। ये क्या है, एक ओहियो का लीडरशिप स्टडीज है। तो इसका क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, कंसिडरेशन। दो इसके डायमेंशंस होते हैं, ठीक है, एक होता है इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर और दूसरा क्या होता है, कंसिडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आइडेंटिफाई द 4 मेन स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप की आपको 4 जो मेन स्टाइल्स हैं उसको आइडेंटिफाई करना है। डिस्प्लेड बाय द मैनेजर विच आइडेंटिफाई इन तानिबम एंड एस्केमेट्स कंटिन्यूम ऑफ पॉसिबल लीडरशिप बिहेवियर। जो ये थ्योरी है लीडरशिप की, तानबियम एंड एस्केमेट कंटिन्यूम की, उसके थ्रू आपको जो लीडरशिप की 4 मेन स्टाइल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। अब ये जो थ्योरी है, ये वाला जो आपको दिया गया है वो कौन सा इसका थ्योरम है वो मैं बता देती हूँ, इसकी कौन सा बिहेवियर थ्योरी लीडरशिप की, तानबियम स्क्वेमिट्स की। इसमें क्या होता है, टेल्स, सेल्स, कंसल्ट, शेयर एंड डेलीगेट्स। ये क्या होता है, एरिया ऑफ फ्रीडम फॉर सबकोऑर्डिनेट्स होते हैं। इसमें क्या करता है, टेल्स में क्या करता है, अनाउंस किया जाता है, मेक डिसीजन अनाउंसेस होते हैं। सेल्स में क्या होता है, मेक डिसीजन एक्सप्लेन किया जाता है डिसीजंस को, एंड गेट्स सजेशंस एंड मेक देम द डिसाइड। शेयर में क्या, डिफाइंड लिमिट्स ग्रुप और डिसीजंस डिसाइड किया जाता है। इसके बाद डेलीगेट्स में होता है सबऑर्डिनेट्स फंक्शन विद इन डिफाइंड लिमिटेशंस। तो इसमें आपको 4 स्टाइल्स बतानी है किसकी, थ्योरी की, तबुम एंड स्केमिट्स कंटिन्यूम की। तो ऑप्शन ए है टेल्स, हेल्प्स, जॉइंट्स एंड लीड्स, कमांड्स, सेल्स, कंसल्ट्स एंड रजिस्ट्स है। सी ऑप्शन है टेल, सेल्स, कंसल्ट एंड जॉइंट्स है, और डी ऑप्शन है कमांड्स, हेल्प, जॉइन एंड लीड्स है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, क्या होगा राइट आंसर इसका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, टेल्स, सेल्स और कंसल्ट, जैसा कि आपको इसमें फिगर में भी दिख रहा है, ये होते हैं इसमें। इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, कॉन्टेजेंस थ्योरी ऑफ लीडरशिप बेस्ड ऑन। इससे पहले हमने देखा था कि जो लीडरशिप की थ्योरीज होती है कौन कौन सी होती है, उसमें एक कॉन्टेजेंस थ्योरी भी थी, और क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशनल थ्योरी, ट्रेस थ्योरी भी थी,
उसमें से आपको बताना है कि जो कंटाजेंस जो थ्योरी होती है वो किसके बेस के ऊपर होती है। ऑप्शन ए है दैट देयर इज नो सिंगल स्टाइल ऑफ लीडरशिप एप्रोप्रिएट टू ऑल सिचुएशंस। बी ऑप्शन है दैट देयर इज अ सिंगल स्टाइल ऑफ लीडरशिप एप्रोप्रिएट टू ऑल मैनेजर्स। सी ऑप्शन है that there is a single style of leadership appropriate to all situations, और डी ऑप्शन है none of the above। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दैट देयर इज नो सिंगल स्टाइल ऑफ लीडरशिप एप्रोप्रिएट टू ऑल सिचुएशन। मतलब सारी सिचुएशंस के लिए एक ही सिंगल स्टाइल नहीं होगी लीडरशिप की, वो ही क्या होती है, कंटाजियस थ्योरी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाँ, थ्योरी ऑफ लीडरशिप ये है, ग्रेट मैन थ्योरी है, ट्रेड्स थ्योरी है, बिहेवियर थ्योरी है, कंटाजियस थ्योरी है, कैरिस्मेटिक लीडरशिप थ्योरी है, ट्रांजेक्शनल लीडर थ्योरी है, इसके अलावा है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी। ये सारी क्या है, इसकी थ्योरी है। तो इसको अगर आपको जानना है तो डिटेल में मैं इसकी स्टडी करवाऊंगी कि अलग एक एक थ्योरी को हम डिटेल से स्टडी करेंगे लीडरशिप की।